हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, करंट अनप्लग बाय राजीव के थर्ड वीडियो में, पेड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से ठीक एक साल पहले यानी 28 दिसंबर 2024 को हमने अपना सबसे पहला पेड वीडियो किया, रेगुलर वीडियो किया था। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि सिल्वर पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं और लगातार इस चैनल पे कई वीडियोस जो हैं वो सिल्वर के ऊपर में हमने बनाए और बताए कि क्यों सिल्वर के ऊपर मैं बुलिश हूं। इस साल का यानी 2026 का, आने वाले साल का मैं इन्वेस्टमेंट आउटलुक लेके आज आप सभी से बात करूंगा इस पेड वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पहले जानते हैं, कई वीडियोस मैंने बनाए जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज और प्रीशियस मेटल, इन दोनों के ऊपर में मैं बुलिश हूं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि मैं कंजम्पशन ईटीएफ इंडिया में खरीद रहा हूं जीएसटी रेट कम होने के बाद। अब 2026 में मैं कौन से सेक्टर में निवेश कर चुका हूं या कर रहा हूं, उसके बारे में मैं आपसे आज के इस वीडियो में चर्चा करूंगा। दोस्तों, उसके पहले एक लेखा जोखा इस चैनल का मैं आपको दे देता हूं। अभी तक पिछले एक साल में 7,626 सब्सक्राइबर करंट अनप्लग बाय राजीव के बने हैं। 150 के आसपास लोगों ने इस चैनल को डोनेट किया है मनी। किसी ने 50 रुपए किया है, किसी ने 100 किया है, किसी ने 500 किया है, किसी ने 1000 किया है। जिसकी जो लायकियत उस हिसाब से किया है। आप सभी हमारे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान व्यक्ति हो, मूल्यवान लोग हो, क्योंकि करंट अनप्लग बाय राजीव को आप अपने खून पसीने की कमाई से सींच रहे हो। दोस्तों, इसके अलावा जो तीन पेड, ये तीसरा पेड वीडियो है, परंतु इसके पहले जो दो पेड वीडियोज आए, पहले पेड वीडियो को 189 लोगों ने देखा और दूसरे पेड वीडियो को 109 लोगों ने अभी तक देख लिया है। थर्ड पेड वीडियो जब मैं अभी बना रहा हूं, लगभग 80 लोगों ने एडवांस देके इस वीडियो को सब्सक्राइब करने की अपनी मंशा जाहिर की है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने इतना सहयोग, इतना प्रेम, इतना प्यार करंट अनप्लग बाय राजीव के प्रति जताया है। दोस्तों, जब 2024 में 28 दिसंबर को जब मैंने पेड वीडियो बनाया था, तो मैंने वीडियो बनाया था प्राप्ति बैनर्जी जी के साथ में, जो चाइनीज मेटाफिजिक्स की ज्ञाता है। और प्राप्ति जी ने अपने चाइनीज मेटाफिजिक्स का जो भी उनका नॉलेज है, काफी नोन चाइनीज मेटाफिजिक्स की ज्ञाता है, उन्होंने अपने उस इंफॉर्मेशन को यूज करके वो निवेश करती आई हैं। उन्होंने बताया कि क्यों वो सिल्वर के ऊपर में बुलिश है। इनफैक्ट मुझसे ज्यादा बुलिश हो रही है। मैं जब भी, आपको मालूम है, पिछले 23 साल से मैं इंग्लिश जर्नलिज्म में काम करता आया हूं। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हिंदी जर्नलिज्म में क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल नहीं है व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड बोलने या जियो पॉलिटिक्स की बात कर ले। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने करंट अनप्लग बाय राजीव की शुरुआत की और पहला पेड वीडियो हम लोगों ने 28 दिसंबर 2024 को बनाया था। प्राप्ति जी ने उस टाइम में चाइनीज मेटाफिजिक्स के बेसिस पे कहा था कि वो क्यों सिल्वर पे बुलिश है, और मैंने फंडामेंटल्स के बेसिस पे कहा था, क्योंकि फंडामेंटल्स मुझे बहुत अच्छे से समझ में आते। पिछले 23 साल से उसी सब्जेक्ट्स पे लिख रहा हूं। आज फिर से मैंने प्राप्ति जी को बुलाया है, ठीक एक साल बाद। आज वो डिस्कस करेंगी कि भाई 2026 में उनका इन्वेस्टमेंट आउटलुक क्या है, और उसके बाद में मैं अपना इन्वेस्टमेंट आउटलुक और उसके पीछे की थीसिस क्या है, रीजनिंग क्या है, वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो मैं प्राप्ति जी को जोड़ रहा हूं। हाय प्राप्ति जी, 2026 में हम लोग पदार्पण करने वाले हैं, और पिछले साल की तरह जो है इस साल फिर से आपका इन्वेस्टमेंट आउटलुक जो है वो करंट अनप्लग बाय राजीव के दर्शक जानना चाहेंगे। तो आप ये बताइए कि चाइनीज मेटाफिजिक्स के हिसाब से आप 2026 में क्या देख रही हैं, किस तरीके के जो है इन्वेस्टमेंट्स आप कर चुकी हैं या करने जा रही हैं 2026 को ध्यान में रखते हुए। जी। तो राजीव जी, 2026 जो साल है, पहले 2025 की बात करते हैं, जब मैंने ये कहा था कि मैं चांदी पे बहुत ज्यादा, इनफैक्ट प्रेशियस मेटल्स पे मैं बुलिश थी। और चांदी क्योंकि हमारे आयत्ते में था, तो इसलिए, और ज्यादातर लोगों के आयत्ते में चांदी ही है, सोना आयत्ते से बाहर हो चुका था। और काफी सारे मेटल्स जो हैं उस पे इंडियन इन्वेस्टर्स हम पैसा लगा नहीं सकते हैं,
तो इसलिए मेरा चॉइस जो था वो चांदी था। हालांकि मैं सारे प्रेशियस मेटल्स पे मैं उस समय भी बुलिश थी। उसका रीजन ये था कि उस समय के चार्ट, उसका जो ईयर चार्ट जो था उसमें मेटल काफी कम था। इसका मतलब मेटल की डिमांड आने वाली है। इस साल के भी चार्ट में मेटल काफी कम है, और दूसरा जो एलिमेंट बहुत कम है वो है पानी, बिल्कुल है ही नहीं। तो इन दोनों पे मैं बात करूंगी। तो पहले एक बार मैं अपना एस्ट्रोलॉजी का बेसिस समझा देती हूँ, बट सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे मेरे कॉल्स नहीं होते हैं, क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे आप स्टॉक मार्केट में अगर पैसा बनाने लगे तो हर एस्ट्रोलॉजर फिर स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा बना सकता था, ऐसा होता नहीं है। आपको बाकी चीजें भी पता होनी चाहिए। तो कमिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो पीरियड है इसको पीरियड 9 कहते हैं। दिस इज द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट्स, फायर पीरियड इसको कहते हैं। तो फायर का जो वेल्थ होता है, जो पैसा जहां से बनता है, वो है मेटल। आपने देखा होगा, और ये पीरियड 9 जो है 2024 से लेके 2044 तक रहने वाला है। 2024 के बाद अचानक से जो मेटल्स में जो तेजी आई है वो अनप्रेसिडेंटेड है, ये अनएक्सपेक्टेड है कई लोगों के लिए। मेरे लिए तो नहीं था, क्योंकि मुझे ये ट्रेंड्स पहले से पता थे। बट जिनको जानकारी नहीं है, आम लोगों के लिए ये ऐसा, मतलब अचानक से रातों रात जो है इस तरीके का बदलाव, ये पहला साल आपने ऐसा देखा होगा जब टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स भी भागे हैं और स्टॉक्स जो है मेटल के भी भागे हैं। मेटल के स्टॉक्स भागे हैं या मेटल के प्राइसेस अपने आप में भागे हैं। ऐसा जनरली नहीं होता है कि सोना चांदी भी भाग रहा है और स्टॉक मार्केट में टेक्नोलॉजी भी भाग रहा है। ऐसा जनरली नहीं होता है। ये पीरियड 9, ये इस समय का ये जो है कैरेक्टरिस्टिक है, ये समय ही ऐसा है कि ऐसा होगा। इसलिए मैं मेटल्स पे अभी अगले 20 सालों तक तो मैं बुलिश रहूंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो रियल एस्टेट में हमको देखने को मिला पिछले 20 सालों में, 2004 से लेके 2024 तक जिस तरीके से रियल एस्टेट के रेट्स भागे थे, किसी ने भी नहीं सोचा था कि मतलब आप 10 लाख में मकान लेंगे और वो करोड़ का हो जाएगा 20 साल के अंदर, या उससे ज्यादा का हो जाएगा। ऐसा हुआ है। तो ये क्योंकि ये वो लास्ट जो पीरियड था वो पीरियड 8 था, दैट वाज द पीरियड ऑफ अर्थ, जहां पे रियल एस्टेट तेजी से भागा है। और दूसरी चीज तेजी से भागी है वो है ई कॉमर्स, जो कि अर्थ का जो वेल्थ होता है वो होता है पानी। पानी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और ये सारी चीजें। तो आप देखेंगे कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो जो आई हैं आगे, वो है कम्युनिकेशन या फिर कॉमर्स रिलेटेड। ई कॉमर्स की सबसे बड़ी कंपनी अमेजोन का उदय होते हुए देखा हमने इस समय में। हमने फेसबुक का उदय होते हुए देखा। तो इस तरीके की जो कंपनीज हैं वो आगे बढ़ी हैं। तो इसी इसी लॉजिक के तहत मुझे ऐसा लगता है कि ये जो साल है, जो आने वाले जो साल है, वो उसमें मेटल्स जो हैं अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देने वाले हैं। जिस तरीके से जो ग्रोथ हमको रियल एस्टेट देके गया है, उसी तरीके से मेटल्स देंगे। तो मैं आज भी चांदी पे बुलिश हूँ। लोगों का कहना है कि बहुत आगे बढ़ चुका है। जब मैंने चांदी की बात की थी तब वो 92 रुपीज में उसका एक ईटीएफ का यूनिट मिल रहा था। आज वो 2011-12 क्रॉस कर चुका है, 211-12 क्रॉस कर चुका है। तो जब मैं 92 के लेवल पे मैंने जब लेना शुरू किया था, जब मैंने बाइंग शुरू की थी, तब काफी लोगों ने बोला था कि यार ये कहाँ भागने वाला है चांदी। बट ये कन्विक्शन मेरा तब भी था, ये कन्विक्शन आज भी है कि इस तरीके के जो मेटल्स है, उसके अलावा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का एरा है, आईसी चिप्स और ये सब की डिमांड भी बढ़ने वाली है। तो जितने मेटल्स हैं जो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, वो सारे मेटल्स पे मैं बुलिश हूँ। एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, टंगस्टन, ये सारे जितने भी मेटल्स यूज होते हैं, टिन का कुछ पार्ट यूज होता है। बट आप ये देखिए कि आम इन्वेस्टर्स किस में पैसा लगा सकता है। एक चीज प्राप्ति जी, मेटल्स पे आप बुलिश हैं, मेटल्स के अलावा और किस चीज पे बुलिश हैं? मेटल सेक्टर तो समझ में आ गया। मेटल्स पे तो मैं बुलिश हूँ। दूसरा जो सेक्टर है जिसमें मैं बुलिश हूँ, जिसपे किसी का ध्यान नहीं जाता है, वो है पानी, वाटर सेक्टर। वाटर में भी जो स्मार्ट वाटर की जो टेक्नोलॉजी है, जो डेटा सेंटर्स में यूज होती है, उस पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। और उस पे लोगों का ध्यान अभी तक गया नहीं है। हर कोई बात करता है कि डेटा सेंटर्स में पावर लगता है, पर पावर के लिए कैप्टिव पावर प्लांट्स भी बनाए जा सकते हैं, जिसका पब्लिक सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। बट पानी की जो टेक्नोलॉजी है, जो स्पेशली क्योंकि डेटा सेंटर्स को कूल करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए पानी यूज होता है। आपको शायद
जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आप 100 वर्ड का एक प्रॉम्प्ट डालते हैं किसी भी एआई में, तो वो कम से कम 500 मिलीलीटर पानी जो है वो पी जाता है। आपकी आधी बोतल पानी 100 वर्ड के प्रॉम्प्ट में यूज हो जाती है। तो इतना पानी का जो है रिक्वायरमेंट जो है डेटा सेंटर्स को है, और डेटा सेंटर्स आगे आने वाले सालों में हर कोई डेटा सेंटर लगा रहा है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है सिर्फ ओपन एआई ने कमिट करके रखे हुए हैं। तो आप सोचिए कि किस तरीके से पानी की रिक्वायरमेंट आएगी। तो ऐसा कहा जाता है कि बाय 2027 3.3 ट्रिलियन लीटर से लेके 5.7 ट्रिलियन लीटर तक का पानी जो है वो डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने की संभावना है। तो आप सोच सकते हैं, मतलब ये कल्पना के परे है। इतना पानी तो हमने सोचा भी नहीं होगा। ये डेनमार्क जैसी एक कंट्री का 5 से 7 गुना जो है उनका एनुअल वाटर जो विड्रॉल है, वो उसका 5 से 7 गुना एक कंट्री के हिसाब से। तो इतना पानी जब लगने वाला है, तो पानी की टेक्नोलॉजी में जो कंपनीज है, स्पेशली जो स्मार्ट वाटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जो कूलिंग सिस्टम्स डेटा सेंटर्स के लिए काम करती हैं, ऐसी कंपनीज पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। इंडिया में इसके ऑप्शंस बहुत कम है, इवन बाहर भी कम है, पर मैं इसका लुकआउट रखूंगी क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आगे आने वाले सालों में और ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ने वाली है इस चीज की। तो मेटल्स के साथ साथ पानी पे मैं बुलिश हूँ। एक सेक्टर जो है जिससे मैं दूर रहना चाहूंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि इस जो ईयर के चार्ट में जो है पानी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब पानी जो रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये भी रिप्रेजेंट करता है पानी के अलावा, अपने आप के अलावा। तो ये सारे सेक्टर्स में डिसरप्शन होने के चांसेस है। तो शिपिंग कंपनीज, लॉजिस्टिक कंपनीज, ये सारी कंपनी से मैं थोड़ा दूर ही रहूंगी। जैसे एविएशन हो गया, हमने देखा है कि इंडिगो के स्टॉक्स जब ये फियास्को हुआ तो स्टॉक्स डाउन हुए। तो मैं ऐसी डिसरप्टिव जो सेक्टर्स है इस जिसमें डिसरप्शन आने वाला है, उनसे मैं दूर रहना चाहूंगी। और तीसरा जो चीज है, मैं आज भी चाइना पे बुलिश हूँ, क्योंकि चाइना जो है वो रेयर अर्थ का सबसे बड़ा चंक जो है विश्व का, वो कमांड करता है। उसने अपने आप को एआई के लिए भी तैयार कर लिया है, जिस तरीके से वो बढ़ रहा है। तो मैंने चाइनीज कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स है जो चाइना में निवेश करते हैं, तो मैंने इन चीजों में भी अपना पैसा लगा के रखा हुआ है। जी राजीव जी। तो जस्ट मैं बता दूं कि प्राप्ति जी जो है वो मेटल्स पे बहुत ज्यादा बुलिश हैं। वो वाटर सोल्यूशन, स्मार्ट वाटर सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनीज पे बहुत ज्यादा बुलिश है। उसके अलावा रेयर अर्थ मेटल और चाइना के ऊपर में बहुत ज्यादा बुलिश है। और वो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक एविएशन कंपनीज को दूर दूर तक छूना नहीं चाहेंगी। उसके पीछे उनके चाइनीज मेटाफिजिक्स के अपने लॉजिक है। दोस्तों, अब मैं अपनी बात करता हूं कि मैं किन किन सेक्टर्स पे बुलिश हूं। थैंक यू प्राप्ति जी, थैंक्स अ लॉट। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि ना प्राप्ति जी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं। तो कृपया करके जो भी मैं और प्राप्ति जी कह रहे हैं, इसको आप किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन ना समझे। हो सकता है कि हमारा अपना पर्सनल एजेंडा हो सकता है कि हम बहुत दुष्ट व्यक्ति हो सकता है हम बहुत लोभी हों और आपको फंसा रहे हो। तो कृपया करके आप अपना रिसर्च करें, रिसर्च करके ही जो है वो कहीं भी निवेश करें, या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से आप जिक्र कर लें इस चीज का। हम आपको अपने इन्वेस्टमेंट जो थीसिस है वो हम आपको बता रहे हैं। तो थैंक्स लॉट। हाँ, कुछ आप कहना चाह रही हैं प्राप्ति जी? जी, ये सारे जो सेक्टर्स जिनके मैंने नाम लिए या जिनसे मेरे पोर्टफोलियो में ये रिफ्लेक्ट होते हैं। मैं पर्सनली इस तरीके के निवेश करती हूँ या नहीं करती हूँ, वही मैंने आपको बताया। जहां पे मैं नहीं, जिन जिन चीजों में मैं नहीं जाती हूँ, वो उसके बारे में मैंने बात नहीं की। थैंक यू प्राप्ति जी, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। थैंक्स। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि मैं कहां निवेश कर रहा हूं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। मैंने जैसे आपको बताया कि जीएसटी जो है, जीएसटी में रेट कट्स जब अनाउंस हुए थे, उसी टाइम से मैं कंजम्पशन और एफएमसीजी सेक्टर पे बहुत ज्यादा बुलिश हो गया हूं और मैंने उसी टाइम कॉल दिया था। साथ ही अल्मुनियम सेक्टर के ऊपर में मैं मतलब मेटल सेक्टर के ऊपर मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं, खास तौर पे अल्मुनियम। उसके पीछे का रीजन ये है कि कॉपर के प्राइसेस ऑल टाइम हाई जा रहे हैं। मैंने आपको बताया है पहले, यदि आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, कि कॉपर इज टू अल्मुनियम का रेशियो जब 4 क्रॉस करता है तो कॉपर के जो यूजर्स रहते हैं वो ऑटोमेटिकली अल्मुनियम की तरफ शिफ्ट होते हैं।
12,000 के ऊपर, $12,000 के ऊपर कॉपर के प्राइसेस चले गए हैं और रेशियो जो है 3.9 के आसपास आज की डेट में फ्लोट कर रहा है। आने वाले दिनों में एल्युमिनियम की कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके अलावा कई रिसर्च हाउसेस ने यह रिपोर्ट दी है कि 2028 से एल्युमिनियम का डेफिसिट वर्ल्ड ओवर बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। 2027 से ही ग्लोबल एल्युमिनियम डेफिसिट शुरू हो जाएगा। कॉपर का डेफिसिट ऑलरेडी शुरू हो गया है, तो कॉपर के बढ़ते हुए प्राइसेस ऑटोमेटिकली एल्युमिनियम के प्राइसेस को ऊपर लेके जाएंगे। मैंने एल्युमिनियम के सेक्टर में, आपको पता है इंडिया में लिमिटेड ऑप्शंस है, नाल्को है, हिंडाल्को है, हिंद एल्युमिनियम है। मेरे पोर्टफोलियो में नाल्को और हिंद एल्युमिनियम ऑलरेडी है। हिंद एल्युमिनियम का रीजन ये है, जैसा कि पुराने, यदि आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैंने आपको बोला है कि 1 और 2 आप अच्छी कंपनीज खरीदिए और साथ ही एक कचरा सेट को भी पकड़ के रखिए। कचरा सेट वो कंपनीज हैं जो यूजुअली कभी भागती नहीं है, लॉस मेकिंग रहती है, अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, परंतु जब भी उस सेक्टर में तेजी आती है तो कचरा सेट जो है वो बाकी दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, यानी अपनी सेक्टर की दूसरी कंपनीज के मुकाबले काफी अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये रीजन हिंद एल्युमिनियम का है। नाल्को बेस्ट एल्युमिनियम प्ले है इंडिया के अंदर में। तो ये बात हुई एल्युमिनियम सेक्टर की। उसके अलावा इंडिया के बाहर जो है वो मैं बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर, जिनोमिक सेक्टर, इसमें जो है वो मैंने निवेश किया है। आर्क फंड, आपको मालूम है आर्क का जिनोमिक रेवोल्यूशन ईटीएफ मैंने परचेज किया है। कैथी वुड्स इस फंड को चलाती हैं, बहुत नोन फंड मैनेजर है। इसका रीजन यह है कि इंडिया में इस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए कोई दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। यदि मुझे जिनोम के ऊपर में कहीं इन्वेस्टमेंट करना तो क्या ऑप्शन है, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर में भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो इंडिया में ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने आर्क का जो है ये खरीदा है, बायोटेक्नोलॉजी फंड। इसमें मेनली टेम्पस एआई जो है इनका सबसे बड़ा होल्डिंग है। उसके अलावा CRISPR थ्योरेटिक्स सेकंड सबसे बड़ा इनका इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा रिकर्शन फार्मा, इल्यूमिना इनकॉर्पोरेशन, गार्डेंट हेल्थ केयर, ट्विस्ट बायोसाइंस, ये सब इसके फंड में, ये सारी की सारी कंपनीज जो है वो ये फंड होल्ड करता है। इसका टिकर सिंबल है ARKG, A फॉर अमेरिका, R फॉर राजीव, K फॉर काइट, G फॉर गन। तो एक बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर में मैं डाल रहा हूं। बायोटेक सेक्टर में डालने का रीजन ये है कि आपने अगर मेरा सेकंड पेड वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब कई फेजेस रहते हैं, देखिए बुल फेज में 3 फेजेस रहते हैं, अर्ली बुल, मिड बुल, लेट बुल, और बियर में अर्ली बियर और लेट बियर होता है। तो अभी जो स्टॉक मार्केट मुझे दिख रहा है, क्या इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कौन से फेज में किस टाइप के सेक्टर्स जो हैं और किस टाइप की कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है। आप सेकंड पेड वीडियो में वो सब देख सकते हैं, मैं अभी फिर से रिवाइज नहीं करूंगा वो चीजों को। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग लेट बुल से अर्ली बियर में एंटर करने वाले हैं। लेट बुल साइकिल में मेटल सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, सबसे अच्छा अगर कोई रिटर्न देता है तो मेटल सेक्टर देता है। और मैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मैं मेटल पे ऑलरेडी बुलिश हूं, प्राप्ति जी ने भी बताया कि मेटल्स पे वो बुलिश है। मेटल्स के अंदर में मैं एल्यूमिनियम सेक्टर पे बहुत ज्यादा बुलिश हूं। उसके बाद में जब ये लेट बुल साइकिल से जब मार्केट अर्ली बियर में आता है तो उस टाइम में 2 ही सेक्टर अच्छे परफॉर्म करते हैं, एक है हेल्थ केयर और दूसरा है कंज्यूमर स्टेपल्स। ठीक है, जब पूरा नेगेटिव में जाता है तो ये सेक्टर जो है वो ठीक ठाक आपको परफॉर्म करके देते हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर में जाने का रीजन ये है। उसके अंदर में बायोटेक या जिनोम के फंड को चूज करने का रीजन ये है कि जो पूरा वर्ल्ड जो है वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट को कॉपी करता है। तो यदि हम अमेरिकन स्टॉक मार्केट पकड़े तो हम ये देख रहे हैं कि वहां का सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, उसके ऊपर में वहां का स्टॉक मार्केट बहुत कुछ रिएक्ट करता है। अभी ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में सेंट्रल बैंक जो है वहां पे इजी मनी पॉलिसी कंटिन्यू करने वाला है। जब तक इजी मनी पॉलिसी या लो इंटरेस्ट रेट रहेंगे अमेरिका में, तब तक काफी ज्यादा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होंगे। मर्जर्स एंड एक्विजिशन सबसे ज्यादा जो है वो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में ही होते हैं, जो न्यूली ये राइजिंग सेक्टर है, जो कुछ कंपनीज बना लेती है, फट से बड़ी कंपनीज उनको अक्वायर करती है। तो ये एक रीजन है मेरा बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में ARKG में इन्वेस्ट करने का। इंडिया के अंदर में मैंने आपको बता दिया कि एल्युमिनियम में मैं
नाल्को और हिंद एल्युमिनियम में इन्वेस्ट कर रहा हूं। उसके अलावा कंजम्पशन एफएमसीजी ईटीएफ जो है वो मैंने लिए इंडिया के अंदर में, और चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है उसके लिए हांगकांग टेक ईटीएफ मेरा ही एसेट का जो है, जिसका टिकर सिंबल MAHKTECH है, उसको मैंने परचेज किया है। तो दोस्तों ये अगर आप 2026 का बोले तो 2026 में अर्ली बियर फेज को ध्यान में रखते हुए मैं कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज, कंजम्पशन सेक्टर, कंज्यूमर स्टेपल्स यानी एफएमसीजी आप पकड़ लीजिए, कंजम्पशन कंपनीज, और फिर यदि इजी मनी पॉलिसी रहती है तो मैंने अपने आप को गार्ड करने के लिए फॉरेन मार्केट में बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि इंडिया के अंदर में ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। उसके अलावा आपको मालूम है कि वर्ल्ड कप फुटबॉल होने वाला है, स्पोर्ट्स बेटिंग बहुत जम के बढ़ने वाली है, तो इसलिए मैंने ड्राफ्ट किंग जो अमेरिका की सेकंड सबसे बड़ी स्पोर्ट्स बेटिंग कंपनी है उसमें भी मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके अलावा मैंने फर्स्ट पेड वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अमेरिका की सबसे बड़ी जो सिल्वर माइनिंग कंपनी है जिसका टिकर सिंबल PAAS है, पास है, उसमें मैंने इन्वेस्ट किया है। ये सारे इन्वेस्टमेंट मेरे 2026 में भी बरकरार रहने वाले हैं। पास में मेरा बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है अमेरिकन सिल्वर कंपनी में, माइनिंग कंपनी है, उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। और मैं पैन अफ्रीकन रिसोर्सेज से कंप्लीटली बाहर आ गया हूं, जो अफ्रीका की बहुत बड़ी गोल्ड माइनिंग कंपनी है, परंतु पैन अमेरिकन सिल्वर में मेरा अभी भी इन्वेस्टमेंट है जो 2026 में मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। उसके अलावा ड्राफ्ट किंग मैंने आपको बताया, उसके अलावा ARKG मैंने आपको बता दिया है कि बायोटेक की कंपनी है। एक और सेक्टर है जिसमें मैं ऑलरेडी निवेश कर चुका हूं, पर मैं वो फोर्थ पेड वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसके अंदर में मैं कंपनी चूज करके इन्वेस्ट कर रहा हूं। साथ ही इजी मनी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए बायोटेक की कौन सी कंपनीज में और इन्वेस्ट कर रहा हूं और ये दूसरे सेक्टर की कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये फोर्थ पेड वीडियो में बताऊंगा। उसके इंडिया में क्या ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, उसको भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि ज्यादा बड़े वीडियोस ना बनाए, पेड वीडियोस भी तो 20 से 25 मिनट के बीच में ही रखें, इसलिए मैं 20 से 25 मिनट के अंदर में 22 मिनट तो हो गए, 25 मिनट के अंदर में समाप्त करने की कोशिश करूंगा। कब निवेश से मैं बाहर निकल जाऊंगा ये भी थीसिस में आप लोग को बता दे रहा हूं। जैसे ही मुझे लगेगा कि इंटरेस्ट रेट ऊपर करने की कवायद जो है, शुरुआत जो है वो वर्ल्ड ओवर चालू हो गई है, अमेरिकन सेंट्रल बैंक या इंडियन सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट ऊपर करने शुरू कर दिए हैं, मैं तुरंत बायोटेक सेक्टर से निकल जाऊंगा। मैं तुरंत जो है जो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे निकल जाऊंगा। ये रिस्की इन्वेस्टमेंट बायोटेक में इन्वेस्टमेंट करने का रीजन ही है, या बेटिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का रीजन ही है कि इजी मनी पॉलिसी है, लोग इजी मनी पॉलिसी में बेटिंग भी करते हैं। सिल्वर प्राइसेस भी नीचे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं। रीजन क्या है ये मैं पहले कई वीडियोस में बता चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आप जाके वो पेड वीडियो, फर्स्ट पेड वीडियो मेरा अक्टूबर मंथ वाला देख सकते हैं। तो दोस्तों कहने का अर्थ ये कि पहला फर्स्ट हाफ जो रहेगा, फर्स्ट हाफ में मैं ये सेक्टर्स में जाऊं, इजी मनी पॉलिसी को जो फॉलो करता है, लोअर इंटरेस्ट को फॉलो करता है, उसमें बना रहूंगा। सेकेंड हाफ में आफ्टर जून जुलाई मैं नैस्डैक पे शॉर्ट बनूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर नवंबर में अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं और उस टाइम में अमेरिकन जो मार्केट है वो थोड़ा वायलेंट होगा और इंडियन मार्केट अमेरिकन मार्केट को फॉलो करता है। यदि अमेरिकन मार्केट वायलेंट हुआ तो सबसे पहले क्या गिरेगा? सबसे पहले आईटी टेक्नोलॉजी कंपनीज, एआई कंपनीज ही गिरेंगी। तो मैं इंडिया के अंदर में S&P 500 या नैस्डैक यदि शॉर्ट मारने का अवसर मिलेगा, जब भी मुझे लगेगा कि इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो है वो डिफरेंट ट्रैक लेने वाली है, लोअर इंटरेस्ट पॉलिसी को सेंट्रल बैंक त्यागने वाले हैं बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन या कोई दूसरे रीजन के कारण, उसी वक्त मैं इससे निकल के जो है मैं टेक सेक्टर या S&P 500 को शॉर्ट करूंगा। ये मेरा अभी तक का मैंने खाका बनाया है। मैं जब भी करूंगा मैं अपने वीडियोस में आपके साथ में जरूर डिस्कस करूंगा। आपको मालूम है मैं कुछ भी परचेज करता हूं या कुछ भी सेल करता हूं तो मैं अपने वीडियो में उसका डिस्क्लोजर देता हूं, या आप सभी लोग जानते हैं इस चीज को अच्छे से। और वो पेड वीडियो नहीं रहते हैं, वो फ्री वीडियो यूजुअली रहते हैं। पेड वीडियोस में भी मैं इन्वेस्टमेंट बताता हूं, साथ ही अपने थीसिस बताता हूं कि क्यों मैं वहां इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। तो फर्स्ट हाफ मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल 2026 का कि मेटल्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, एल्युमिनियम और कॉपर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, सिल्वर के लिए अच्छा रहने वाला है। सिल्वर माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए, कर रहा हूं मैं। और एल्युमिनियम की कंपनी जो है जहां मैंने इन्वेस्टमेंट किया है
वो मैंने आपको बताया। बायोटेक में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, वो मैंने आपको बताया। सेकंड सेक्टर में, सेकंड हाफ ऑफ द ईयर मुझे बेयरिश स्टांस लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज चेंज होंगी। इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स भी है। हो सकता है कि रशिया यूक्रेन वॉर समाप्त हो जाए। यदि वॉर समाप्त होगा तो पूरा स्टॉक मार्केट एकदम तेजी से भागेगा और सारे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। दोस्तों, यदि ऑयल के प्राइसेस इस दौरान तेजी से बढ़ते हैं तो आप याद रखिएगा कि जो भी ऑयल सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज है, जैसे कि फॉरेन के मार्केट में आपको मालूम है हैलीबर्टन हो गया या श्लम्बर्ग हो गया, ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है। इंडिया में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज की बात नहीं कर रहा, ओएनजीसी ऑयल इंडिया टाइप, जो इन कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उन कंपनीज के ऊपर में भी आप नजर बना के रखना। मैं वहां भी नजर बना के रख रहा हूं, क्योंकि आज की डेट में इस टाइप की कंपनी सबसे ज्यादा डिप्रेस रेट में चल रही है। तो ये भी मैं आपको डिस्क्लोजर दे दूं कि मैं ऑयल कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज जो इंडिया में है, फॉरेन में है, उन पे मैं नजर बना के रखे हूं। जब भी मैं वहां इन्वेस्ट करूंगा मैं आप लोग को अवश्य बताऊंगा। दोस्तों, जस्ट मैं आपको खाका दे देता हूं। मेटल सेक्टर्स पे मैं और प्राप्ति जी दोनों बहुत बुलिश हैं। प्राप्ति जी स्मार्ट वाटर सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली जो कंपनीज हैं उन पे बहुत बुलिश हैं। एक नाम मैं आपको बता देता हूं जिसमें मैं निवेश करने वाला हूं। मैं सही राइट पॉइंट ढूंढ रहा हूं। अमेरिका में ये कंपनी लिस्टेड है, इसका नाम है इको लैब। और इंडिया के अंदर में जिस कंपनी में मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूं, आप लोग को पहले बता चुका हूं, आयन एक्सचेंज करके कंपनी है जो इसमें वाटर के सेक्टर में है। इसके अलावा आपको मालूम है वीए टेक भी है। वीए टेक में भी मैं हो सकता आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट करूं। मैं रिसर्च कर रहा हूं, जब भी करूंगा मैं उसका डिस्क्लोजर आपको दे दूंगा। तो मेटल सेक्टर में हम बहुत ज्यादा बुलिश है, वाटर सेक्टर में हम बहुत ज्यादा बुलिश है, उसके अलावा सिल्वर में बहुत ज्यादा बुलिश है। मेरे इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स बेटिंग कंपनी में है। स्पोर्ट्स कंपनी मैनचेस्टर यूनाइटेड में, जो जैसा मैंने आपको सेकंड पेड वीडियो में बताया था। उसके अलावा मैं बायोटेक्नोलॉजी कंपनी यानी आर्क इन्वेस्टमेंट में भी पैसे डाल रहा हूं, उसके फंड में। दोस्तों, आई होप कि ये पेड वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम ठीक एक साल बाद एनालिसिस करेंगे कि भाई किस तरीके से हमने परफॉर्म किया। टाइम टू टाइम भी हम अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेंगे कि जो स्ट्रैटेजीज मैंने अभी बताई कि सेकेंड हाफ में मैं टेक पे या अमेरिकन स्टॉक मार्केट पे शायद शॉर्ट करूंगा तो बताऊंगा उस टाइम में। और इंडिया के अंदर में मैं क्या परचेज कर रहा हूं, फॉरेन मार्केट में मैं क्या परचेज कर रहा हूं, इसका मैंने आपको खुलासा दे दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके अपने दोस्तों को बोलिएगा कि वो ये वीडियो देखें। फीस सिर्फ 500 रुपए है। 500 रुपए आज की डेट में कुछ भी नहीं होता है। यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं होता है। होपफुली अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप सभी के पास में मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।